अब ये फिगर इसमें किस तरीके से आ रहा है, तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये आप ही बताइए, ये टाइम पीरियड किसको शो कर रहा है और ये वाला टाइम पीरियड किसको शो कर रहा है? कुछ समझ में आ रहा है फिगर को देख के? ये सर फर्स्ट वाला स्टॉक को और सेकंड वाला शॉर्टेज को। ठीक है, फर्स्ट वाला जो टाइम है, जो मैंने ये लाइन बनाया है यहाँ से यहाँ तक, ये शो कर रहा है कि इन्वेंट्री मेरे पास अवेलेबल है, मैं अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कुछ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ जितनी रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स की। और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, टाइम जो है, ये शो कर रहा है कि इस टाइम मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है, मतलब शॉर्टेज हो गई है, और शॉर्टेज होने से मेरे पास यहाँ पर ये शॉर्टेज कॉस्ट एप्लीकेबल होगा इस केस में। अब ये जो पहला वाला पार्ट था, इसको भी इन्होंने दो पार्ट्स T1 और T2 में डिवाइड किया है, जहाँ T1 कौन सा टाइम है? T1 वो टाइम है जिसमें प्रोडक्शन भी हो रहा है और सप्लाई भी हो रही है, ठीक। और T2 कौन सा टाइम है? वो टाइम जिसमें केवल सप्लाई हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। देन ये इसको इस तरीके से समझो कि मान लो कि मुझे 50 यूनिट सेल करनी है, 50 यूनिट सेल करनी है, और मेरा पर यूनिट प्रोडक्शन जो है, पर डे प्रोडक्शन जो है वो 10 यूनिट्स है। तो 10 यूनिट्स पर डे। कस्टमर की डिमांड है 5 यूनिट पर डे, तो मैं प्रोडक्शन कितने दिन तक करूँगा 50 यूनिट बनाने के लिए? 5 दिन, ठीक है। तो 5 दिन तक मैंने यहाँ पर प्रोडक्शन किया जिससे 50 यूनिट बन गई, और उसके बाद वाले टाइम में, और 5 दिन में मैंने सेल कितना किया? केवल 25 यूनिट, क्योंकि 5 यूनिट पर डे की डिमांड थी, तो 5 यूनिट के हिसाब से 5 दिन में 25 यूनिट हो गए। तो मेरे पास स्टॉक में जो बचा वो कितना बचा? टोटल मैंने 25 यूनिट्स 50 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना था क्योंकि इतने की डिमांड थी, लेकिन मेरा डिमांड और सप्लाई दोनों साथ में चल रहा है, मतलब प्रोडक्शन भी चल रहा है और मैं सप्लाई भी करते जा रहा हूँ। तो 5 यूनिट के हिसाब से ये 5 दिन में जो इन्वेंट्री इंक्रीज़ होती है वो 25 यूनिट्स होती है। तो मेरा मैक्सिमम जो था इन्वेंट्री वो तो 50 यूनिट्स था, लेकिन इन स्टॉक जो है वो एक्चुअल में मेरे पास 25 यूनिट्स ही है। अब 5 दिन के बाद मैं केवल सेल करता हूँ, ठीक है। और जब केवल सेल करता हूँ तो क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री 25 यूनिट्स है, तो 5 यूनिट पर डे के हिसाब से ये डिक्रीज़ होता हुआ 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये 5 दिन में ख़त्म हो गया। तो जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था, यहाँ पर लाइन बनाया था, इसमें इसका ये वाला पार्ट जो है ये शो कर रहा है कि प्रोडक्शन भी हो रहा है और सेल भी हो रही है, और ये वाला पार्ट शो करता है कि केवल सेल हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट वाला पार्ट जो है, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, T3 और T4 में, जिसमें ये वाला पार्ट है T3 और ये वाला पार्ट है T4। T3 और T4 को कुछ देख के अंदाज़ा लग रहा है आपको क्या हो रहा है T3 में और T4 में? सर T3 में विदाउट प्रोडक्शन के शॉर्टेज आ रही है, T4 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। यस, T3 में हमारे पास केवल डिमांड थी, मतलब मुझे सप्लाई करना था, तो सप्लाई करना है लेकिन इन्वेंट्री ज़ीरो है, तो वो मेरा बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, शॉर्टेज बढ़ती जा रही है। और फिर जैसे ही मैं इस पॉइंट पे पहुंचता हूं, तो आप देख रहे हो कि ये लाइन जो है इसका स्लोप कैसा हो गया? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव होना है, इसका मतलब ये बढ़ रहा है, अब इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग का मतलब मेरा प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया, और साथ ही साथ मैं बैकलॉग को आर रेट से पूरा भी करता जा रहा हूँ। के रेट से तो इन्वेंट्री बढ़ रही है, लेकिन अब जब मेरे पास बैकलॉग 50 यूनिट्स का हो गया, मतलब -50 हो गया एक तरह से, ये 5 दिन यदि मैं मान लो इस तरीके से कि मैं प्रोडक्शन नहीं करता हूँ, तो उस केस में मेरी 5 कस्टमर आ गए मेरे पास, 7 कस्टमर आ गए कि भाई इतना इतना सामान आपको पहुँचाना है, आप 5 दिन से फैक्ट्री नहीं रन कर रहे हो। तो 50 यूनिट्स का बैकलॉग हुआ। अब 50 यूनिट्स का बैकलॉग हुआ और मेरा प्रोडक्शन रेट कितना है? 10 यूनिट्स पर डे। तो मैं एक दिन में तो कर ही नहीं सकता, मैं पहले दिन 10 यूनिट बनाऊंगा, फिर दूसरे दिन 10 यूनिट बनाऊंगा, तब 5 दिन में जा कर के कहीं 50 यूनिट्स होगी। तो इसलिए ये इन्वेंट्री धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि आप बैकलॉग पूरा करते जा रहे हो प्रोडक्शन के साथ साथ। तो कहीं इन्वेंट्री ज़ीरो होगी, और ज़ीरो होने के बाद फिर से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ये फिर से इंक्रीज़ हुई, पॉजिटिव हो गया स्टॉक, और फिर दोबारा से घटते हुए ज़ीरो, नेगेटिव, और फिर इंक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से ये प्रोडक्शन रन वर्क कर रहा है। तो अब आई थिंक ये क्लियर हो गया है आपको, तो अब मैं इसके मैथमेटिकल पार्ट पे चलता हूँ कि हमको करना क्या क्या और कौन कौन से वेरिएबल्स एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर
जो पूरा प्रोडक्शन रन होता था जिसको हम टी टाइम कहते थे एक प्रोडक्शन रन का, उसको हमने पहले तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें एक में इन्वेंट्री अवेलेबल है और दूसरे में शॉर्टेज है। इन्वेंट्री अवेलेबल है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, T1 और T2। T1 जहाँ प्रोडक्शन और सेल दोनों हो रही है और T2 जहाँ केवल सेल हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इन स्टॉक जो है उसको डिनोट किया है Q1 से। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट था हमारे प्रोडक्शन रन का जिसमें हमारे पास शॉर्टेज थी केवल, उसको भी दो पार्ट्स T3 और T4 में डिवाइड किया है, जहां T3 शॉर्टेज का वो वाला पीरियड है जिसमें केवल सप्लाई करनी थी हमको, मतलब हमारा प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, हम सप्लाई करते लेकिन सप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि शॉर्टेज है। इसका मतलब मेरा बैकलॉग बढ़ता जा रहा है कि एक कस्टमर आया उसने बोला कि 5 यूनिट देनी है, दूसरा कस्टमर आया उसने बोला 5 यूनिट देनी है, तो इस तरीके से मेरा बैकलॉग बढ़ता हो जा रहा है। और मैक्सिमम बैकलॉग हो गया Q2 यहाँ से यहाँ तक का। और फिर F पॉइंट पर पहुँचते ही, मतलब ये टाइम D पर पहुँचते ही हमने फिर से प्रोडक्शन शुरू किया, तो इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई। तो इंक्रीज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि बैकलॉग कम होता गया और फिर ये धीरे धीरे बैकलॉग ज़ीरो हो गया। अब इन्वेंट्री इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो टाइम हमारे पास T1, T2, T3, T4 है और टोटल मिला करके उसको हम T लिखते हैं। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इन स्टॉक जो है उसे हम Q1 से डिनोट कर रहे हैं और मैक्सिमम शॉर्टेज जो है उसे हम Q2 से डिनोट कर रहे हैं। तो ये सारे सिंबल्स हम यूज़ करने वाले हैं। अब आगे और क्या कह रहा है ये, अब ये आगे यहाँ पर कॉस्ट निकलवाएगा, कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन के लिए मुझे यहाँ पर क्या क्या चाहिए, होल्डिंग कॉस्ट, मतलब यहाँ ये वाला पार्ट, प्लस शॉर्टेज कॉस्ट, मतलब इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे, और फिर सेटअप कॉस्ट या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो वो इसमें शो नहीं होता, कितने साइकिल आपने प्रोडक्शन रन किया है उसके हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ मैं केवल एक प्रोडक्शन रन की बात कर रहा हूँ। तो एक प्रोडक्शन रन में होल्डिंग कॉस्ट कितनी आती है, ठीक है, पर यूनिट टाइम की भी बात नहीं कर रहे, पूरे एक प्रोडक्शन रन में होल्डिंग कॉस्ट कितनी आती है। तो होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया क्या शो करेगा कि कितनी इन्वेंट्री स्टॉक में है, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, C1 से, तो मेरा होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा। और यदि मैं पर यूनिट टाइम होल्डिंग कॉस्ट निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे टाइम से डिवाइड, पूरा टाइम का मतलब एक प्रोडक्शन रन का टाइम, और एक प्रोडक्शन रन का टाइम कितना है, ये पूरा का पूरा T, विच इज़ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो पहले तो एक काम करते हैं, हम यहाँ कॉस्ट निकालते हैं होल्डिंग के लिए या फिर कैरिंग के लिए, फिर मैं पर यूनिट टाइम उसको निकालूंगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमको पता है क्या कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ, बेस इज नॉन, बेस इज T1 प्लस T2 एंड हाइट इज Q1, यहाँ से यहाँ तक की इन्वेंट्री। तो ये मेरे पास इन्वेंट्री हो गई एक प्रोडक्शन रन में, और इस पे मुझे कैरिंग कॉस्ट लगाना है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, होल्डिंग कॉस्ट is area of the triangle OAC multiplied by C1। तो C1 and area of triangle is half base into height, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर शॉर्टेज कॉस्ट निकालेंगे। तो शॉर्टेज कितने पे लगनी है, इतनी इन्वेंट्री पर यूनिट टाइम अभी मैंने नहीं बोला है, तो मैं टोटल पता कर रहा हूँ एक प्रोडक्शन रन में कितनी आपकी शॉर्टेज कॉस्ट लगी। तो शॉर्टेज कितनी इन्वेंट्री का हुआ, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, हाफ, बेस इज T3 प्लस T4 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट इज Q2। तो यहाँ से मेरे पास शॉर्टेज कॉस्ट आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC मल्टीप्लाइड बाय C2। सो वी हैव C2 हाफ, बेस इज T3 प्लस T4 मल्टीप्लाइड बाय हाइट विच इज़ इक्वल टू Q2, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो होल्डिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट आ जाएगी, हाफ Q1 C1 T1 प्लस T2 हाफ Q2 C2 T3 प्लस T4। ये आ गया मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट। और सेटअप कॉस्ट कितना है एक प्रोडक्शन रन का, सेटअप कॉस्ट को हम कितने से डिनोट करते हैं, C3 से। हाँ, ये गिवन भी है यहाँ पर, सेटअप कॉस्ट पर सेटअप इज C3। तो क्योंकि मैं यहाँ पर एक प्रोडक्शन रन के या फिर केवल एक सेटअप की बात कर रहा हूँ, तो सेटअप कॉस्ट मेरा C3 हो गया, होल्डिंग कॉस्ट हो गया हाफ Q1 C1 T1 प्लस T2, और शॉर्टेज कॉस्ट हो गया हाफ Q2 C2 T3 प्लस T4। तो ये तो हो गया मेरे पास कॉस्ट।
पर यूनिट टाइम नहीं है, ये टोटल कॉस्ट है, मतलब एक प्रोडक्शन रन में आपको इतना कॉस्ट लगा। जब ये पर यूनिट टाइम की बात करता है तो उस केस में मैं टोटल प्रोडक्शन रन, जो एक प्रोडक्शन रन है उसके टाइम से और डिवाइड कर देता, तो उसका टाइम कितना है टी, जहाँ पर टी कैसे बना है, टी बना है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 से, T4। तो यही नीचे लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट C इज इक्वल टू हाफ Q1 C1 T1 प्लस T2 प्लस हाफ Q2 C2 T3 प्लस T4। अब ये हाफ वाला पार्ट ख़त्म हो गया, प्लस केवल C3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T इज सम ऑफ T1 T2 T3 एंड T4। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, इसमें वेरिएबल हो गए 6। ना तो मुझे T1 पता है, ना T2 पता है, ना T3 पता है, ना T4 पता है, क्योंकि इसने टाइम प्रिस्क्राइब जो है वो किया नहीं था, वेरिएबल है। और साथ ही साथ Q1 और Q2 भी नहीं पता, क्योंकि जब टाइम आपको नहीं पता है तो जाहिर सी बात है आपको इन्वेंट्री रेट इज़ फिक्स्ड, रेट आर है, Q आर टी से निकल करके आता है, तो जब ये आपको T ही नहीं पता है तो आपको Q भी नहीं पता चलेगा। तो Q1 और Q2 जो थे इन स्टॉक मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, और दूसरा वाला मैक्सिमम शॉर्टेज लेवल जो कि Q2 था, ये दोनों भी हमको नहीं पता। अब प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पर 6 वेरिएबल अननोन हो गए, T1 T2 T3 T4 एंड Q1 Q2। और मैक्सिमा मिनिमा का जो कंसेप्ट पढ़ा है, हालांकि हम ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए भी पढ़ते हैं, 3 4 5 वेरिएबल के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस को यूज़ करते हुए मुझे उसे पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे केवल 2 ही वेरिएबल की मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन को यूज़ करना है। तो अब 2 वेरिएबल कैसे करें, तो 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास अलग अलग रिलेशंस हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ें। और सर ये ट्रायंगल OAC था ना, तो इसका एरिया में अपने को ये कंफर्म थोड़ी है कि OA इक्वल टू AC है, तो फिर अपन ने इसमें डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज किया ना 1/2 बेस अपॉन हाइट। हाँ, तो ओ ए इज इक्वल टू ए सी तो हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ट्रायंगल हो ऐसा भी होगा तो इसका एरिया भी हाफ बेस इनटू हाइट ही होता है, ज़रूरी नहीं है उसके लिए ये दोनों बराबर हो। ठीक है, ओके ठीक है। तो अब आगे बढ़ सकते हैं। ये कॉस्ट आ गया पर यूनिट टाइम। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर वेरिएबल्स को कम करना है, क्योंकि 6 वेरिएबल थे यहाँ पर और मैं केवल 2 के लिए इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो मैं नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स किसी तरीके से कम करूँगा, और वो कम कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैं डिफरेंट रिलेशंस जो यहाँ पर हैं उसको यूज़ करने वाला हूँ। तो पहले मुझे रिलेशन को फॉर्म करना पड़ेगा कि ऐसा बन कैसे रहा है। तो कुछ रिलेशंस इसने दिए हुए हैं। Q1 की वैल्यू दी है T1 इंटू के माइनस आर, और Q1 की दूसरी वैल्यू है T2 इंटू आर। तो यहाँ से T1 T2 में एक रिलेशन सेट कर सकते हो, Q1 को एलिमिनेट कर सकते हो। तो Q1 को या तो मैं T1 या T2 की टर्म्स में लिखूंगा, और T1 T2 का रिलेशन मुझे दिया हुआ है, तो 3 वेरिएबल से एक वेरिएबल बन जाएगा यहाँ। इसी तरह से Q2 T3 और T4 में रिलेशन है, Q2 की वैल्यू है R T3 और Q2 की वैल्यू है T4 इंटू के माइनस आर। तो यहाँ मैं Q2 को इन टर्म्स ऑफ T3 T4 लिखूंगा, और इन दोनों को इक्वल करके T3 को इन टर्म्स ऑफ T4 या फिर T4 को इन टर्म्स ऑफ T3 लिख दूंगा। तो फिर से 3 वेरिएबल से कम होकर के एक वेरिएबल, तो अल्टीमेटली विल गेट 2 वेरिएबल्स। अब ये लिखा कैसे है हम उसकी बात करते हैं। Q1 इज इक्वल टू के T1 माइनस आर T1 कैसे आ रहा है, दैट मीन्स T1 के माइनस आर कैसे आ रहा है, एक तो ये एक्सप्रेशन कैसे आया और दूसरा ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आया। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि Q1 T1 K और R क्या है। Q1 क्या है, Q1 क्या है बताओ। सर स्टॉक लेवल है। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इन स्टॉक, मेरे हाथ में कितना रहेगा, क्योंकि सेल भी होता जा रहा है, तो बिल्कुल मैक्सिमम पे तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा कि कितना प्रोडक्शन किया, लेकिन मेरे हाथ में कितना रहेगा, या मैं कहूँ कि मेरे स्टोरेज जो गोडाउन है उसमें मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी हो सकती है। T1 क्या था, T1 वो टाइम था जिसमें इन्वेंट्री अवेलेबल थी और प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, K मेरा प्रोडक्शन रेट है और R डिमांड रेट है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं इस फिगर को, देखो फिर ये इन्वेंट्री किस रेट से इंक्रीज हो रही है, इसका आपको स्लोप पता है कितना है, K माइनस आर। K रेट से बढ़ रही है, R रेट से सप्लाई हो रही है, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा मेरे पास स्टॉक में किस रेट से इन्वेंट्री बढ़ रही है। कितने टाइम में मैक्सिमम हो गई है, T1 टाइम में।
तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इन स्टॉक पता करने के लिए मुझे इस रेट को इस टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि 2 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से हम जा रहे हैं पैदल पैदल, ठीक है, और मैक्सिमम मैं 10 किलोमीटर चल सकता हूँ, तो कितने टाइम में पहुँचूँगा? 5 घंटे में। 2 किलोमीटर्स पर आवर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की मेरी चाल है, 10 किलोमीटर मुझे जाना है, कितने टाइम में पहुंचूंगा मैं? 5 घंटे में। कैसे किया मैंने? मैक्सिमम डिवाइडेड बाय रेट इज इक्वल टू टाइम, ये आ जाता है। तो मान लीजिए कि ये मेरा मैक्सिमम क्वांटिटी है Q1, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये? K माइनस आर रेट से। तो मैक्सिमम कितने टाइम में पहुंचता है? T1 टाइम में। सो Q1 इज इक्वल टू T1 इंटू K माइनस आर। तो ये एक रिलेशन तो यहाँ पर ये आ गया, Q1 इज इक्वल टू T1 इंटू K माइनस आर। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अब दूसरा Q1 को मैं RT2 भी लिख सकता हूँ। अब ये RT2 कैसे लिखा? अगेन इस फिगर पर आ जाओ। ये फिगर था, ये किस रेट से डिक्रीज हो रहा है? R रेट से। कितने टाइम में मैक्सिमम से ये 0 पर पहुंच गया? T2 टाइम पर। T2 टाइम में मैक्सिमम से 0 पे आ गया R रेट से डिक्रीज होता हुआ। तो इसलिए R इंटू T2 किसके इक्वल होना चाहिए? मैक्सिमम इन्वेंट्री इन स्टॉक के। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री इन स्टॉक इज Q1। सो द अनदर एक्सप्रेशन फॉर Q1 इज R इंटू T2। ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। ये समझ में आया आपके? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये हमारे पास Q1, T1 और T2 में रिलेशन आ गया। अब क्योंकि ये भी Q1 है, ये भी Q1 है, मैं इन दोनों को भी बराबर कर सकता हूँ। ये हो गया T1 इंटू K माइनस आर इज इक्वल टू T2 इंटू आर, एंड फ्रॉम हेयर वैल्यू ऑफ T1 इज RT2 अपॉन K माइनस आर। तो ये वैल्यू लिख दी इसने, T1 इज इक्वल टू RT2 अपॉन K माइनस आर। तो T1 T2 में रिलेशन आया। Q को इन टर्म्स ऑफ T1 या इन टर्म्स ऑफ T2 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से Q को इन टर्म्स ऑफ T1 लिख दीजिए, T1 को इन टर्म्स ऑफ T2 लिख दीजिए। तो Q1, T1 और T2, इन तीनों में से दो वेरिएबल गायब होंगे और वो किसकी फॉर्म में आ जाएंगे? T2 की फॉर्म में, क्योंकि आप T1 को भी इन टर्म्स ऑफ T2 लिख रहे हो और Q1 को या तो T1 की फॉर्म में या T2 की फॉर्म में लिख रहे हो। तो यदि आप T1 की फॉर्म में लिख रहे हो, T1 को फिर से T2 में पुट करोगे। यदि आप T2 में लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो T2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल हट करके केवल एक वेरिएबल बच गया मेरे पास। इसी तरह से शॉर्टेज वाले पीरियड में भी हम कर सकते हैं। तो शॉर्टेज वाले पीरियड में ये कहता है कि Q2 जो है वो RT3 के इक्वल है, या फिर Q2 जो है वो T4 इंटू K माइनस आर के इक्वल है। अब ये इसको हम यहाँ से फिर सिंप्लीफाई करते हैं। देखो T3 कौन सा टाइम पीरियड था? T3 टाइम पीरियड ये था जहाँ पे शॉर्टेज थी और मेरा बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा था, मतलब शॉर्टेज बढ़ती जा रही थी। ठीक है, किस रेट से इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही थी? R रेट से। तो मेरा बैकलॉग किस रेट से बढ़ेगा? R रेट से। मैक्सिमम कितने टाइम में हो रहा है? T3 टाइम में। तो ये रेट मल्टीप्लाइड बाय T3 इज इक्वल टू मैक्सिमम बैकलॉग विच इज इक्वल टू Q2। तो यहाँ नीचे यही लिखा हुआ है, Q2 इज इक्वल टू RT3। दिस इज Q2 इज इक्वल टू R इंटू T3। ये पार्ट हुआ। अब मैं इस Q2 को आगे वाले ट्रायंगल से भी पता कर सकता हूँ, T4 वाले पार्ट से। Q2 था हमारे पास मैक्सिमम शॉर्टेज। ठीक है, ये मैक्सिमम शॉर्टेज ज़ीरो कब हो गई? T4 टाइम के ख़त्म होने पर। और कैसे ख़त्म हुई? क्योंकि मेरा इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ने लग गया। तो एक्चुअल में तो मेरे पास नेगेटिव में ही है, वास्तव में मेरे गोडाउन में नहीं आ रहा, लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है और मैं सप्लाई करता जा रहा हूँ। तो इसलिए वो K माइनस आर रेट से इंक्रीज़ होती हुई मैं मान सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो इन्वेंट्री लेवल था, या फिर मैं कहूँ कि मेरा जो शॉर्टेज था, वो कितने टाइम में पूरा हो गया? T4 टाइम में। शॉर्टेज मैक्सिमम था Q2, T4 टाइम में पूरा हुआ, और किस रेट से हुआ? K माइनस आर रेट से। तो यह नीचे यही लिखा हुआ है, Q2 इज इक्वल टू T4 इंटू K माइनस आर। ठीक है, अब फिर से ये दोनों Q2 हैं, ये भी Q2 और ये भी Q2, तो मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ। तो RT3 इज इक्वल टू T4 मल्टीप्लाइड बाई K माइनस आर, और यहाँ से यदि हम T4 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाता है R अपॉन K माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई T3।
आर अपॉन के माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय T3, ये आ गया। अब हम फिर देख रहे हैं कि मैं Q2 को इन टर्म्स ऑफ T3 या T4 लिख सकता हूँ और फिर T4 को इन टर्म्स ऑफ T3 लिख सकता हूँ। तो अल्टीमेटली मेरे पास Q2 और T4 भी T3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तीन वेरिएबल मिलकर के भी एक ही वेरिएबल बना रहा है जो कि T3 है। तो अब मेरे पास कॉस्ट फंक्शन कितना हुआ ये देखते हैं। T4 आ गया। टोटल इन्वेंट्री Q, कितनी डिमांड रेट है और कितने टाइम तक प्रोडक्शन साइकिल चला है। Q इज इक्वल टू आर टी, वेयर दिस T इज T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ये आ गया मेरे पास टोटल टाइम। ठीक है, अब आप T1 T2 T3 T4, तो आपने इससे ऊपर क्या किया है, T1 को इन टर्म्स ऑफ T2 लिखा है और T4 को इन टर्म्स ऑफ T3 लिखा है। तो यहाँ पुट कर देते हैं Q इज इक्वल टू आर, T1 को T2 की टर्म्स में लिखना है। तो एक तो हो गया आर T2 अपॉन के माइनस आर, ये वैल्यू T1 की, और T2 एज इट इज़ प्लस T3 एज इट इज़, और T4 भी इन टर्म ऑफ T3 है। तो आर T3 अपॉन के माइनस आर आ गया। सिंप्लीफाई कर लेना, इन दोनों में से T2 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से T3 कॉमन आ जाएगा, और R अपॉन के माइनस आर प्लस 1 थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा Q R अपॉन के माइनस आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय T2 प्लस T3, ये वैल्यू आ जाएगी। कॉमन करके देख लेना आप यहाँ से, और जब आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हो तो r प्लस के माइनस आर अपॉन के माइनस आर, तो ये r और r भी कैंसिल, आर के अपॉन के माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय T2 प्लस T3। तो ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक है शायद, ये आर के आएगा, आर के मल्टीप्लाइड बाय T2 प्लस T3 डिवाइडेड बाय के माइनस आर। तो ये हमने इन्वेंट्री की ऑप्टिमम वैल्यू Q का मतलब है कि टोटल इन्वेंट्री इतनी बननी थी शॉर्टेज मिला करके, ताकि मैं बैकलॉग को भी पूरा कर पाऊँ। ठीक है, ये Q तक समझ में आया आपके? यस सर। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ इसकी कॉस्ट पे, और ये जो वेरिएबल्स थे इनकी ऑप्टिमम वैल्यू कैसे निकलेगी ये देखते हैं। अब मुझे फिर से कॉस्ट फंक्शन बनाना है। तो कॉस्ट फंक्शन C मुझे पता है कितना था, C था हाफ Q1 C1 T1 प्लस T2, यही था पहला पार्ट। फिर उसके बाद था Q2 C2 T3 प्लस T4, फिर ब्रैकेट बंद हो गया था और इसके आगे लिखा हुआ था C3 डिवाइडेड बाय T, विच इज़ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो अब ये वैल्यूज़ पुट करनी है मुझे। अब ये वैल्यूज़ कैसे पुट करूँ, देखो हाफ तो कॉमन है ही, Q1 की वैल्यू पता है क्या मुझे कितनी है, यस पता है, कहाँ पर है, ये रही Q1 की वैल्यू T1 के माइनस आर, या फिर Q1 की वैल्यू R T2 इंटू आर। तो मुझे यहाँ पर वेरिएबल रखना कैसे है ये भी देखो, T1 इन टर्म्स ऑफ T2 दिया हुआ है, मतलब लास्ट में आपको T2 चाहिए होगा। तो हम एक काम करते हैं, Q1 की वैल्यू R T2 कर देते हैं। तो ये Q1 की वैल्यू R T2 हो गया, और इस T1 की वैल्यू भी मुझे पता है, T1 की वैल्यू है R T2 अपॉन के माइनस आर। ये T1 की वैल्यू पुट कर दी, R T2 अपॉन के माइनस आर। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कॉस्ट में, हाफ C1 देन दिस RT2, ये RT2 हो गया, T1 प्लस T2 इज़ RT2 अपॉन के माइनस आर प्लस T2, तो RT2 अपॉन के माइनस आर प्लस T2, ये आ गया मेरा कैरिंग कॉस्ट या फिर होल्डिंग कॉस्ट। ऐसे ही मैं यहाँ से शॉर्टेज कॉस्ट पता कर सकता हूँ। तो शॉर्टेज कॉस्ट के लिए मेरे पास Q2 है। अब Q2 के लिए मुझे टाइम दिया हुआ है T3 T4, मतलब Q2 इन टर्म्स ऑफ T3 इतना है, इन टर्म्स ऑफ T4 इतना है, और T4 को हम T3 की टर्म्स में लिख रहे हैं। तो लास्टली मुझे लिखना किस में है, किस वेरिएबल में, T3 में। तो एक काम करते हैं, ये Q2 की वैल्यू R T3 पुट कर देते हैं। तो ये जो Q2 था इसकी वैल्यू हो गई R T3 मल्टीप्लाइड बाय C2, R T3 मल्टीप्लाइड बाय C2,
एंड देन T3 प्लस T4, तो T3 जो है वो T3 ही रहेगा, ये T3, और T4 को इन टर्म्स ऑफ T3 लिखना है, तो ये R T3 अपॉन K माइनस R, तो यही चीज़ आगे लिखी हुई है, T3 प्लस R T3 अपॉन K माइनस R प्लस सेटअप कॉस्ट C3 डिवाइडेड बाय टाइम T which is equal to T1 plus T2 plus T3 plus T4, T2 plus T3, T4 को इन टर्म्स ऑफ T3 लिखा है यहाँ से, और T1 को इन टर्म्स ऑफ T2 लिखा है यहाँ से, ये वैल्यूज़ पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा, ये पूरा कॉस्ट फंक्शन हो गया, जिसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि मैं मैक्सिमा मिनिमा निकाल करके देख सकूँ वास्तव में ये जो फॉर्मूला लिखा है वो आया भी है या फिर नहीं। देखो, यदि मैं इन दोनों में से T2 कॉमन करूं, इन दोनों में से T3 कॉमन करूं, तो C1R T2 कॉमन किया था मैंने, तो एक T2 ऑलरेडी था, T2 स्क्वायर हो गया, यहाँ से कॉमन कर रहा हूँ मैं, यहाँ से T2 और यहाँ से T2 बाहर करते ही ये T2 स्क्वायर, और ये कितना बच गया, ये बच गया R अपॉन K माइनस R प्लस 1, दैट मीन्स K अपॉन K माइनस R। जब आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे K माइनस R आएगा, और K माइनस R प्लस R, R और R कैंसिल होकर के K हो गया, तो मल्टीप्लाइड बाई K अपॉन K माइनस R, पहले यहाँ से इस ब्रैकेट से, नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में मैं T3 कॉमन करूँगा, तो एक T3 ऑलरेडी है, T3 इंटू T3 स्क्वायर हो गया, C2R T3 स्क्वायर, और उसके बाद क्या बचा, T3 का 1, और यहाँ से R अपॉन K माइनस R, तो फिर से सिंप्लीफाई करो, K अपॉन K माइनस R बन जाएगा ये भी, तो K अपॉन K माइनस R ये आ गया, और फिर प्लस C3, हाफ भी है इन सब के साथ में, उसके बाद प्लस C3, तो हाफ को यदि मैं ऐसे लिख दूं, तो इसके आगे वाला पोर्शन है प्लस C3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 देखते हैं, T1 की वैल्यू मेरे पास है R T2 अपॉन K माइनस R, T2 एज इट इज़ रहेगा, T3 एज इट इज़ रहेगा, और T4 की वैल्यू है R T3 अपॉन K माइनस R, ये T4 इज इक्वल टू R T3 अपॉन K माइनस R। इसको ऐड करेंगे तो एक काम करते हैं, यहाँ से T2 कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस R अपॉन K माइनस R आएगा, जिसको K अपॉन K माइनस R लिखा जा सकता है। यहाँ से T3 कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस R अपॉन K माइनस R आएगा, जिसको K अपॉन K माइनस R लिखा जा सकता है। K अपॉन K माइनस R थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, तो T2 प्लस T3 बच जाएगा। सो इन डिनोमिनेटर we have K upon K minus R multiplied by T2 plus T3. K upon K minus R multiplied by T2 plus T3, ठीक है। अब यहाँ से ये K माइनस R एलसीएम लेकर के या क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ से कैंसिल, और K माइनस R यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया, तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो कितना बच गया, वो बच गया हाफ। यहाँ से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं अब इन दोनों में से, C2R T2 स्क्वायर के C1R T2 स्क्वायर के C2R T3 स्क्वायर के, तो एक तो K कॉमन कर सकते हैं और एक R कॉमन कर सकते हैं, तो जब R और K कॉमन कर लेंगे तो C1 T स्क्वायर T2 स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से R और K कॉमन कर लेंगे तो C2 T3 स्क्वायर बच जाएगा, तो C2 T3 स्क्वायर आ गया। R K हमने कॉमन किया है, और वो K माइनस R वाला पार्ट जो है वो उसको कैंसिल कर रहा था, तो ये डिनोमिनेटर में अभी लिखा हुआ है, जब आप इसको कैंसिल कर दोगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, और यहाँ K माइनस R मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही प्लस C3, मतलब C1 T2 स्क्वायर प्लस C2 T3 स्क्वायर R K अपॉन K माइनस R प्लस C3 डिवाइडेड बाय दिस, तो जब मैंने इस K माइनस R को कैंसिल किया है तो C3 के साथ में K माइनस R मल्टीप्लाई में आ गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो कॉस्ट फंक्शन है वो हो गया हाफ C1 T2 स्क्वायर प्लस C2 T3 स्क्वायर R K प्लस C3 K माइनस R डिवाइडेड बाई K इंटू T2 प्लस T3, ठीक है। यहाँ तक सही, आगे चल सकते हैं।
ठीक है, फिर अब ये दो वेरिएबल्स का फंक्शन हो गया T2 और T3 का। तो मेरे पास कॉस्ट फंक्शन को सिंप्लीफाई करने पर ये आया, और इसको मैं फंक्शन ऑफ T2 T3 लिख सकता हूँ, विच इज़ इक्वल टू हाफ C1 T2 स्क्वायर प्लस C2 T3 स्क्वायर आर के प्लस C3 के माइनस आर अपॉन के T2 प्लस T3। ये मेरी कॉस्ट हो गई। और कितने वेरिएबल का फंक्शन है? दो वेरिएबल का, T2 एंड T3। तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या लगाएंगे? डेल सी अपॉन डेल T2 ज़ीरो करेंगे और डेल सी अपॉन डेल T3 ज़ीरो करेंगे। यहाँ से इन इक्वेशंस को सॉल्व करके T2 T3 की वैल्यू निकाली जाएगी, और सेकेंड डेरिवेटिव डेल टू सी अपॉन डेल टी स्क्वायर डेल टू सी अपॉन डेल T3 स्क्वायर माइनस डेल टू सी अपॉन डेल T2 डेल T3 स्क्वायर। आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करना है ग्रेटर दैन ज़ीरो है क्या, जहाँ पर ये भी ग्रेटर दैन ज़ीरो है और ये भी ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ये पूरा वर्क करना है। तो अब पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ से कंप्यूट करके T2 और T3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी T2 और T3 की। और जब आपके पास T2 और T3 आ गया है तो Q इन टर्म्स ऑफ T2 एंड T3 ऊपर दिया हुआ है, ये रहा। Q था आर के T2 प्लस T3 अपॉन के माइनस आर। तो T2 T3 की वैल्यू उसमें पुट करके आप इन्वेंट्री कितनी है Q वो पता कर सकते हो। और जब इन्वेंट्री आ गई है आपके पास, मतलब T2 और T3 आ गए हैं, तो उसको कॉस्ट फंक्शन यहाँ पर पुट करके T2 और T3 को आप कॉस्ट कितनी है मिनिमम वो भी पता कर सकते हैं। तो मिनिमम कॉस्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ मैं, कैसे काम कर रहा है ये देखो। 24 ले रहा हूँ मैं। द डिमांड ऑफ एन आइटम इन अ कंपनी इज़ 18,000 यूनिट्स पर ईयर। डिमांड दिया हुआ है 18,000 यूनिट पर ईयर, एक साल में। एंड द कंपनी कैन प्रोड्यूस द आइटम एट अ रेट ऑफ 3,000 पर मंथ। ऊपर पर ईयर कह रहा है, नीचे पर मंथ कह रहा है, तो या तो सबको पर मंथ में कन्वर्ट कर लो, आगे भी मंथ की बात कर रहा है तो मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। 18,000 एक साल में चाहिए होता है, तो एक महीने में चाहिए होगा 18,000 बटा 12। 18,000 बटा 12 का मतलब हो गया 1,500 यूनिट। 1500। तो डिमांड रेट आ गई। उसके बाद ये कह रहा था एंड कंपनी कैन प्रोड्यूस द आइटम एट अ रेट ऑफ 3,000 पर मंथ। प्रोडक्शन रेट इसने दिया हुआ है के 3,000 यूनिट पर मंथ। तो के दिया हुआ है यहाँ पर 3,000 यूनिट पर मंथ। आगे ये कहता है द कॉस्ट ऑफ वन सेटअप इज़ ₹500। एक सेटअप करने का मतलब एक प्रोडक्शन रन का कॉस्ट आ रहा है 500 रुपये। तो C3 दिया हुआ है ₹500 पर ऑर्डर और पर सेटअप। एंड द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट पर मंथ इज़ 15 पैसे। एक यूनिट को एक महीना रखने का खर्चा आता है 15 पैसे। तो होल्डिंग कॉस्ट C1 होगा। C1 कह दिया इसने ₹0.15 पर यूनिट आइटम पर मंथ, ये इसकी यूनिट हो गई। द शॉर्टेज कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज़ ₹20 पर ईयर। एक यूनिट की एक साल तक शॉर्टेज रहने की कॉस्ट है 20 रुपये। तो ईयर है ये, तो आप इसको भी मंथ में कन्वर्ट कर लेना। तो ये था C2 इज़ इक्वल टू ₹20/12 पर मंथ। ये इसमें शायद गड़बड़ है, ये करेक्ट कर लेना इसको। तो मेरा C2 हो गया 20/12 रुपये प्रति महीना। आगे क्या रहा है, डिटरमाइन द ऑप्टिमल मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ शॉर्टेजेस। नंबर ऑफ़ शॉर्टेजेस मतलब मुझे Q कैपिटल Q2 पता करना है, शॉर्टेज कितनी हुई थी मैक्सिमम ये, और ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी मतलब मुझे Q पता करना है। तो Q का फॉर्मूला मेरे पास है। ऑल्सो डिटरमाइन द मैन्युफैक्चरिंग टाइम एंड द टाइम बिटवीन टू सेटअप्स। तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पता करना है। मैन्युफैक्चरिंग टाइम कितना था, T1 + T4। पहले प्रोडक्शन रन में सबसे पहली बार मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और लास्ट में फिर T3 के बाद से स्टार्ट हो गई थी, तो वो ऐड करके निकालना है। एंड द टाइम बिटवीन टू सेटअप्स, दो सेटअप्स के बीच का टाइम मतलब पूरा प्रोडक्शन लेंथ जो है वो कितना है उसका टाइम हमको पता करना है। तो अब देखो यहाँ Q आपको पता करना था, Q का फॉर्मूला ऊपर गिवन है, वो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। Q is 2R C1 C3 1 - KR/K डिवाइडेड बाय C1 + C2 × C2।
तो R पता है, C1 पता है, C2 पता है, C3 पता है, 1 माइनस के अपॉन आर। तो 1 माइनस के अपॉन आर भी हमको पता है क्योंकि के और आर की वैल्यू हमको पता है। जब हम इस पर पुट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास इन्वेंट्री लेवल आ जाएगा जो कि यहाँ आया है 4670। इतने यूनिट जो है हर महीने प्रोड्यूस करनी चाहिए, इससे आपकी कॉस्ट कम से कम रहेगी। इससे ज़्यादा बनाओगे तो आपकी जो सेटअप कॉस्ट है वो तो नहीं रही, कम हो गई क्योंकि मुझे ऑर्डर कम प्लेस करने पड़ेंगे, लेकिन मेरी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि मुझे ज़्यादा आइटम्स को गोडाउन में रखवाना पड़ेगा, तो स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, उनकी रख रखाव ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये आया। दूसरा था नंबर ऑफ़ शॉर्टेजेस आर गिवन बाय दिस फार्मूला C1 अपॉन C1 प्लस C2 Q स्टार 1 माइनस R अपॉन के। ये कहाँ से आया इसको देखते हैं हम पहले। तो नंबर ऑफ़ शॉर्टेजेस यहाँ पर कितना है, नंबर ऑफ़ शॉर्टेजेस फिगर में देखते हैं। ये दिया हुआ है Q2, ये नंबर ऑफ़ शॉर्टेजेस कितनी हुई थी Q2 किसके इक्वल था, मैं नीचे फॉर्मूला देखता हूँ यहाँ पर। Q2 इक्वल था RT3 के इक्वल, ये Q2 इक्वल टू RT3। और T3 की वैल्यू अभी हमने मैक्सिमम मिनिमा से पता करी थी कि T3 की वैल्यू आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 2C1 C3 1 माइनस R अपॉन के अपॉन R C1 प्लस C2 इंटू के। तो यहाँ ये T2 और T3 की जो वैल्यू है, जो भी रिक्वायर्ड है वो उसमें पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आने वाला है Q2। तो यही Q2 हमको पता करना था। यहाँ पर Q2 के लिए फार्मूला का वैल्यू लिखा हुआ है C1 अपॉन C1 प्लस C2 Q स्टार 1 माइनस R अपॉन के। वो आप पुट करके देख लेना, यही फार्मूला बन जाएगा। अगेन ऑल द वैल्यूज़ आर नॉन, वो इसमें पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये हो गया हमारे पास। शॉर्टेज कितनी थी, मैन्युफैक्चरिंग टाइम होगा कितने टाइम तक हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने टाइम तक कर रहे हैं, T1 प्लस T4, तो T1 और T4 निकाल लो। दूसरा तरीका है R जो है वो कितने टाइम में ख़त्म हो गई इन्वेंट्री, मतलब ये डिमांड रेट थी। यदि मेरे पास टोटल इन्वेंट्री Q होती जिसमें शॉर्टेज वाला पार्ट भी है, R रेट से डिक्रीज़ होती तो कितने टाइम में ख़त्म होती, T टाइम पे। तो आपको Q पता है, यदि आपको R पता है तो आप यहाँ से T निकाल सकते हो। तो ये T की वैल्यू हो गई Q स्टार अपॉन K, वेयर K इज़ द डिमांड रेट। तो यहाँ मैं डिमांड रेट या सप्लाई रेट दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। एंड द टाइम बिटवीन सेटअप्स, तो टाइम बिटवीन सेटअप्स इज Q इज़ इक्वल टू आर टी। यहाँ मुझे R पता करना है, Q मुझे पता है और R मुझे पता है पहले से, तो मैं यहाँ से Q अपॉन R करके T पता कर सकता हूँ। तो ये इन्वेंट्री मॉडल का सेकंड C पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें प्रोडक्शन रेट फाइनाइट था, इस वजह से हमको ट्रायंगल्स जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिले। ठीक है, आप लोग सर नंबर ऑफ शॉर्टेजेस जो कैसे निकाला? नंबर ऑफ़ शॉर्टेजेस जो है वो Q2 के बराबर है। ठीक है, Q2 कितना था, RT3 था क्या, देखो Q2 इज़ इक्वल टू RT3, ये रहा, ये ठीक है। T3 की वैल्यू हमको पता है, T3 की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम मिनिमम में इसने निकाली थी, ये रही T3 की वैल्यू। तो इसको मुझे R से मल्टीप्लाई करना है केवल। तो जब मैं R से मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये R इससे कैंसिल होकर के ऊपर आ गया केवल, और कुछ नहीं है। तो 2C1 C3 R 1 माइनस R अपॉन K डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय C2, ये आएगा मेरा Q2 मैक्सिमम शॉर्टेज। तो यही यहाँ पर नीचे लिखा होगा, हालांकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इन्होंने कुछ अलग लिखा हुआ है। कितना लिखा है, C1 अपॉन C1 प्लस C2 Q स्टार 1 माइनस R अपॉन के। देखो देखते हैं, C1 अपॉन C1 प्लस C2 Q स्टार 1 माइनस R अपॉन के। 1 माइनस R अपॉन के का मतलब हो गया K माइनस R अपॉन के, K माइनस R अपॉन के। और Q स्टार की वैल्यू मैं यहाँ वाली इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ वाली। अच्छा, इसको मैं ऐसा ही लिखता हूँ 1 माइनस R अपॉन के, ताकि मैं इसको कैंसिल कर पाऊँ। Q स्टार की वैल्यू मुझे पता है, यह है स्क्वायर रूट ऑफ 2R C1 C3 1 माइनस R अपॉन के डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू C2। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ देखो क्या आता है, C1 प्लस C2 ये था यहाँ पर, और यहाँ पर भी C1 प्लस C2 है। क्या हुआ, न्यूमरेटर में तो आया नहीं। अच्छा, ये तो Q2 ही है ना, Q2 की वैल्यू है, यही आना चाहिए था इसको सिंप्लीफाई करने पे। देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके।
यदि मैं यहाँ से अंदर ले जाता हूँ इसको, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। C1 प्लस C2 आ गया न्यूमरेटर में, C1 आ गया डिनोमिनेटर में, ये C1 C2 ये पूरा पार्ट सॉल्व हो गया। C3 अपॉन C2 1 माइनस R अपॉन K आ रहा है, और ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा फिर तो 1 माइनस R अपॉन K मल्टीप्लाइड बाय ये C1 अंदर जा कर के C1 स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन C2 हो जाएगा। C1 स्क्वायर अपॉन C2, दोनों C2 ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, दोनों मैच नहीं कर रहे। हाँ, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके देखना, एक तो जो फॉर्मूला उसने दिया है वो, और एक शॉर्टेज का नंबर हमको पता करना था ये, तो इन दोनों से पता करके देखना, आप दोनों से रिज़ल्ट सेम आना चाहिए। आप इसमें वैल्यूज़ पुट करके देख लेना, ये जो इन्होंने निकाला हुआ है नंबर ऑफ़ शॉर्टेजेस, ये कितना है 193 आ रहा है ना, ये 193 आना चाहिए, दोनों से करके देखना सेम रिज़ल्ट आता है। वैसे ओके तरीका सर। वही है, Q2 आपको पता करना था। अब ये अलग बात है कि पर यूनिट टाइम बोलेगा तो उस केस में मुझे T से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो सकता है T से डिवाइड करने पे फॉर्मूला सेट हो जाए, ये जो फॉर्मूला ये बना रहे हैं ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देन मैन्युफैक्चरिंग टाइम और टाइम बिटवीन सेटअप्स, ये फॉर्मूला लिख ही दिया है यहाँ पर, इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं, तो